नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बिहार की उस बेटी के बारे में जिसके साहस और समर्पण की चर्चा पूरे देश में है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिता को डोनेट की। 74 साल के लालू को एक नई जिंदगी दी। इसकी हर किसी ने तारीफ की। अच्छी बात है कि रोहिणी और लालू दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तेजी से रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर्स दोनों की प्रोग्रेस से संतुष्ट हैं। मैं आपको सिंगापुर के हॉस्पिटल से आए लालू और रोहिणी के वीडियोस भी दिखाऊंगा। इनका पूरा परिवार सिंगापुर में है, जहां के हॉस्पिटल में लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी भी इसी हॉस्पिटल में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि राजनीति में लालू और उनके परिवार के घोर विरोधी बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने आज कहा कि रोहिणी ने अपने पिता के लिए जो किया उससे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। लालू यादव के सियासी विरोधी के तौर पर जाने जाने वाले बीजेपी के एक और नेता निशिकांत दुबे ने रोहिणी का जिक्र करते हुए कहा कि आज वो भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है कि मुझे बेटी क्यों नहीं दी। ऐसे कई सारे लोगों की बातें मैं आपको सुनवाऊंगा। रोहिणी ने लालू जी के लिए अपनी किडनी देकर घोर विरोधी दिल कैसे जीत लिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। रोहिणी के भाई तेजस्वी यादव ने बहन के बारे में जो लिखा वो देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तेजस्वी ने हॉस्पिटल से रोहिणी की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन करके लालू यादव का हालचाल लिया, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सिंगापुर में लालू यादव की हालत अब बेहतर है, वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी आईसीयू में है। आज परिवार वालों ने लालू से मुलाकात की और उसके बाद लालू का करीब 14 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें हॉस्पिटल बेड से लालू यादव दुआ करने के लिए अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। यह लालू यादव की आज की तस्वीर है। किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि लालू के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। लालू यादव के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है। ये चमक से सुधरने की तो है, साथ ही रोहिणी जैसी बेटी का पिता होने का गर्व भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। लालू यादव रिकवर कर रहे हैं। उन्हें किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी भी अब बेहतर हालत में है। पता यह लगा कि ऑपरेशन के बाद होश में आने से जैसे होश में आए, लालू ने सबसे पहले पूछा रोहिणी कैसी है, और रोहिणी ने होश में आने के बाद सबसे पहले पूछा पापा कैसे हैं। पिता को बेटी की और बेटी को पापा की फिक्र थी। आज परिवार वालों ने आईसीयू में जाकर रोहिणी से भी मुलाकात की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने रोहिणी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और एक भावुक पोस्ट लिखा। तेजस्वी ने लिखा कि ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्ते के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है, वो अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। तेजस्वी यादव जो महसूस कर रहे हैं वो आज हर परिवार महसूस कर रहा है। वाकई में रोहिणी ने एक मिसाल पेश की है। पिता को किडनी देने के बाद रोहिणी अब सिर्फ लालू की बेटी नहीं, पूरे देश की हर परिवार की बेटी जैसी बन गई है। लालू यादव के परिवार में 9 बच्चे हैं। रोहिणी में से दूसरे नंबर की हैं। रोहिणी की उम्र 43 साल की है और वो काफी बरस से सिंगापुर में रहती है। रोहिणी पेशे से डॉक्टर हैं, 3 बच्चों की मां है, भरा पूरा परिवार है। इसके बाद भी उन्होंने रिस्क लिया, अपनी फिक्र नहीं की।
न अपने परिवार की चिंता की। बेटी ने पापा की जिंदगी के लिए अपनी किडनी देने का फैसला किया। असल में रोहिणी आचार्य काफी दिन से लालू जी से कह रहे थे कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, लेकिन लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। लालू जी कहते थे कि अब उनकी उम्र हो गई है, 74 साल का हूं, रोहिणी के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए बेटी से किडनी नहीं लेंगे। लालू जी को मनाना आसान नहीं होता, लेकिन रोहिणी अपनी बात पर अड़ी रही कि वो अपने पिता को किडनी डोनेट करेंगी। आखिरकार पापा को बेटी की जिद के सामने झुकना पड़ा। लालू अपनी बेटी से किडनी लेने के लिए तैयार हो गए। जिस दिन लालू ने बेटी की बात मानी, उस दिन रोहिणी ने ट्वीट किया था, मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। इसके बाद जब लालू को सिंगापुर ले जाया गया, तब भी रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। जिस दिन रोहिणी को किडनी डोनेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उस दिन भी उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, रेडी टू रॉक एंड रोल, विश मी ए गुड लक। और भगवान ने उनकी बात सुनी। इस वक्त वो नॉर्मल है और लालू यादव भी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। रोहिणी ने अपने पिता के लिए जो किया, उसके बाद लालू के कट्टर सियासी विरोधी भी उनके मुरीद हो गए। बीजेपी के नेता, मोदी सरकार में मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने पहले ट्वीट किया, लिखा, बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण बनेंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखिए, मैं लालू जी के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं और उस बेटी को भी, जिस बेटी ने अपना अंग पिता को देकर के, किडनी देकर के, जो उनके जीवन को एक नया जीवन देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आज बेटी का महत्व उस लड़की ने, रोहिणी ने जो बढ़ा दिया है। आज है ये लालू जी की बेटी ने जो काम किया है, ईश्वर करे हर बाप को ऐसी बेटी हो, ऐसे संतान हो। और इसने साफ कर दिया, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होता है। उनका पूरा भरा पूरा परिवार है, उस परिवार में उनकी बेटी ने ये काम किया। इसीलिए लोग भी भावुक हैं, लोग का आशीर्वाद भी रोहिणी को मिल रहा है। आज तो इस युग में रोहिणी ने एक रोल मॉडल का अपने आप को बनाया है, पूरे देश के लोग उसे मान रहे हैं। एक व्यक्तिगत चीज़ है, आपकी भी एक ही बिटिया है, जाहिर तौर पे ये बेहद और उस लिहाज से भी एक भावुक चीज़ होगा आपके लिए। हाँ, हमें तो एक ही बेटी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि बेटा नहीं है, और ये तो रोल मॉडल का काम किया। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। बेटी भी बढ़ चढ़ करके जिसने कर दिया, अब जितनी तारीफ की, और मैं तो एक ही बेटी का बाप हूँ। लालू जी तो कई बेटियों के बाप हैं, कई बेटे के बाप हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में बात करते हुए गिरिराज सिंह इमोशनल हो गए और उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। गिरिराज सिंह भी इकलौती बेटी के पिता हैं। पिता और बेटी का इमोशनल कनेक्ट क्या होता है वो अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि रोहिणी ने जब लालू यादव को किडनी डोनेट की, खबर आई तो गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिणी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। और आज हर घर में रोहिणी की चर्चा हो रही है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं। रोहिणी का जन्म हुआ था 1979 में, 1979 में, और उनकी शादी हुई थी 2002 में। उनके हस्बैंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शमशेर सिंह उनका नाम है। रोहिणी आचार्य के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और रोहिणी के परिवार के बारे में इसलिए मैंने आपको बताया कि यह कहा जा रहा है कि किडनी डोनेट करने के लिए लालू यादव को मनाने में इस बात ने भी अहम रोल निभाया। रोहिणी ने उनके अपने पिता को कहा कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो खुद डॉक्टर हैं और वो जानती हैं कि एक किडनी अगर डोनेट कर दी जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। एक किडनी के दम पर आसानी से नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। और यह सही है कि कोई भी स्वस्थ इंसान अपनी एक किडनी को दान दे सकता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट से पहले
किडनी डोनर और रिसीवर के कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं। यह देखा जाता है कि किडनी मैच करेगी या नहीं। और अच्छी बात है कि रोहिणी आचार्य की किडनी अपने पापा लालू यादव से मैच कर गई। कम होता है और किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल भी हुआ। हर कोई अब प्रार्थना कर रहा है कि लालू यादव जल्दी ठीक हों, रोहिणी आचार्य जल्दी से रिकवर करें। इनके परिवार के सारे लोग, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये सब सिंगापुर में हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्वी यादव को फोन किया और लालू की सेहत के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने रोहिणी की तबीयत के बारे में भी जानकारी दी। और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी। आज रोहिणी आचार्य को देखकर भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है कि उन्हें बेटी क्यों नहीं दी। मैंने अपने ट्वीट में अपने नानी को याद किया है, नानी को कोट किया है। मेरे ऊपर नानी का सबसे ज़्यादा असर है। और जैसे ही कल मैंने उस घटना को देखा फेसबुक के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, तो मुझे अपनी नानी याद आई। वो हमेशा कहते रहती थी कि बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। यदि आपके कुल में एक अच्छी लड़की निकल जाती है तो आपका जीवन सुधर जाता है। और रोहिणी आचार्य ने जो किया है वो निश्चित तौर पर प्रेज करने वाली बात है और किसी भी माता पिता के लिए फ़क्र करने वाली बात है। राजनीति का वो विषय है ही नहीं। मैंने कई एक अपने इर्द गिर्द जो है बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है और जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ किडनी जो गरीब लोग हैं उनको भी किडनी के लिए जो है तड़पते हुए देखा है। कई एक लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट को भी मैंने देखा है। किसी के परिवार ने, मतलब रेयर ऐसा होगा कि किसी के परिवार ने किडनी नहीं दिया। रोहिणी को भी अपने बच्चे हैं, उनका भी अपना घर है, उनके भी पति हैं। सभी लोगों के सहयोग से जो उसने कदम उठाया, एक बड़ा कदम उठाया कि नहीं फादर को मैं किडनी दूंगी, वो निश्चित तौर पर एक बेटी का अपने पिता के प्रति एक अगाध श्रद्धा है, प्यार है, प्रेम है। और इसी कारण से मैंने ट्वीट किया और उसको पूरे भारतवर्ष को सराहना करना चाहिए और उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लंबे वक्त तक लालू यादव के साथी रहे और फिलहाल पाटलिपुत्र से बीजेपी के एमपी रामकृपाल यादव ने भी रोहिणी आचार्य को आशीर्वाद दिया। रामकृपाल ने कहा कि रोहिणी जैसी बेटियों की वजह से ही कुल का नाम रोशन होता है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। मैं सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और बेटी रोहिणी आचार्य दोनों स्वस्थ होकर बाहर आए। और आज रोहिणी आचार्य ने पिताजी को अपनी किडनी नहीं जीवन दान देने का काम किया है। वो देश में एक एग्जाम्पल बन गई। मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसीलिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब बेटियों को लोग मार रहे थे, अपने कोख में ही मार रहे थे, बेटी की संख्या घट रही थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता से देश को अवेयर किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया। और उसी का प्रतिफल है कि देश में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। अब लोग मारना बंद कर दिए हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। और वही अभियान के तहत आज लोगों ने दिखा दिया कि बेटी कितना महत्वपूर्ण योगदान अपने माता पिता के लिए दे सकती है। और उसी एग्जाम्पल के तौर पर रोहिणी आचार्य ने अपने पिताजी को किडनी डोनेट करके, जीवन दान दे करके एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसको हम पुनः आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, उसके पिताजी स्वस्थ हो जाएं। यही शुभकामना है, यही आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपने पिता को किडनी डोनेट की, उस पर बहुत सारे लोगों ने गर्व महसूस किया। बहुत सारे रिएक्शंस हमें मिले, कुछ मैंने आपको सुनाए। शिवसेना के राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कहा कि रोहिणी ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आज के समय में जब ज्यादातर नौजवान अपने माता पिता से दूर रहते हैं, बुढ़ापे में उनका ख्याल नहीं रखते, ऐसे वक्त में रोहिणी ने अपने पिता को किडनी देकर यंग जनरेशन को मैसेज दिया कि वो भी
माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझें और निभाएं। जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसको मैच करना फॉर एनी डॉटर और एनी सन इन द वर्ल्ड, मैं सिर्फ हमने देश की नहीं बात करी, दुनिया में, कि एक कहती हूँ कि एक अच्छा उदाहरण पूरी दुनिया में उन्होंने दिखाया है। और इसीलिए क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज ये ह्यूमैनिटी को लेकर है, इमोशंस को लेकर है, रिलेशनशिप्स को लेकर है, और उन सबको ही उन्होंने निभाया है। इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं आज हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा ये स्टोरी सुनकर उनको लग रहा होगा कि हमारी जिम्मेदारियाँ अपने माँ बाप के प्रति क्या है। जैसे वो उन्होंने, रोहिणी जी ने कहा कि मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो अगर मैं उनके लिए एक बॉडी का एक पार्ट भी दे दूं उनकी हेल्थ ठीक करने को, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक दैट कम्स आउट ऑफ प्योर लव। नीतीश कुमार आजकल लालू परिवार के साथी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने तेजस्वी से बात की, लालू का हालचाल लिया। नीतीश ने कहा कि डॉक्टर लालू जी की रिकवरी से संतुष्ट हैं, उनकी सेहत अब तेजी से सुधर रही है। कल ही जब उनका हुआ तभी हम फोन करके बात कर ही लिए थे। बहुत अच्छा है, ठीक है उनका एकदम। ये तो बिल्कुल खुशी की बात है कि उनका सब कुछ ठीक ढंग से हो गया है, और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि नहीं बहुत अच्छे हैं। तो उनसे हमारी बात उनके सब लोगों से हुई है, तेजस्वी से भी बातचीत हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट ऊपर से जितना आसान दिखाई देता है, उससे कहीं जटिल और रिस्की होता है। इसमें काफी वक्त लगता है। किडनी लेने वाले और किडनी देने वाले दोनों के लिए खतरा होता है, इसलिए दोनों को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हर किसी की किडनी हर किसी को ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती। किडनी का मैच होना जरूरी है। सिंगापुर के जिस हॉस्पिटल में लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में एक है। मुझे याद है अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट यहीं हुआ था, सफल हुआ था। उसके बाद वो काफी अच्छी हेल्थ प्रोसेस में आ गए थे। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन की जाती है ताकि बॉडी फॉरेन एलिमेंट को एक्सेप्ट कर सके। जब इम्यूनिटी लो होती है तो इंफेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को कई हफ्तों तक कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद भी लंबे अरसे तक इसी तरह आइसोलेशन में रहकर धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। किडनी डोनेट करने वालों को भी रिस्क और रिकवरी के फेज से गुजरना पड़ता है। इसीलिए रोहिणी की हिम्मत, उनका डोनेशन काबिले तारीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि लालू जी जल्दी स्वस्थ हो, घर लौटें। रोहिणी भी जल्दी से ठीक होकर अपने परिवार के साथ रहें, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। लालू जी एक पब्लिक फिगर है, आज रोहिणी भी एक पब्लिक फिगर बन गई है। किडनी ट्रांसप्लांट की चर्चा हर जगह होगी। रोहिणी ने जो मिसाल कायम की है, उससे देश की उन सब बेटियों को और हिम्मत मिलेगी जो अपने माता पिता की सेवा करती हैं, बीमारी में उनकी देखभाल करती हैं। और आजकल जो लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों को भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, एक मिसाल देखने को मिलेगी कि कैसे बिहार की एक बेटी ने अपनी किडनी देकर अपने पिता को नई जिंदगी दी। लेकिन दुख की बात है, आज उसी बिहार से एक परेशान करने वाली खबर आई। भागलपुर में सरेआम एक महिला को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। पुलिस ने हत्यारे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र का है। यह नीलम यादव नाम की महिला अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रही थी। उसी वक्त मोहम्मद शकील नाम के शख्स ने नीलम देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उसकी पीठ पर वार किया। इसके बाद उसकी नाक और कान काटे और फिर उसके स्तन काट डाले। मोहम्मद शकील तो महिला की टांगे भी काटना चाहता था, लेकिन तब तक शोर मच गया, लोग इकट्ठा हो गए और शकील वहां से भाग गया। नीलम ने लहूलुहान हालत में अपने पति को फोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। नीलम को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका। नीलम यादव के पति अशोक यादव ने बताया कि मोहम्मद शकील उसकी दुकान पर आता था, अक्सर झगड़ा करता था। इसलिए नीलम ने मोहम्मद शकील को एक दिन डांट कर भगा दिया।
इसी बात पर उसने दुश्मनी पाल ली। वो मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला शकील ने नीलम पर जानलेवा हमला कर दिया। बाजार से आ रही थी। हाँ। हर दिन टेम्पू पकड़ के आ रही थी। हाँ। टेम्पू नहीं मिलने के कारण पैदल आ रही थी। बस उसी जगह उसका बसा है, रास्ते पर। कहाँ पर? पहाड़वा पर उसका बसा है, रोड के ऊपर में। तो गम लिया कि जा रही है, बस पीछे पीछे आकर के पहले पीठ पर झबिया चलाया, उसके बाद माथा पर मारा तो ये गिर गया। गिरने के बाद दोनों हाथ काट दिया, इसमें भोग दिया, दोनों स्तन को काट दिया। दुश्मनी कुछ नहीं, वो पहले आने जाने के लिए उसको मना किए थे कि तुम हमरे यहाँ मत आ, तुम गलत आदमी। कैसा गलत आदमी था वो? गलत मतलब झगड़ा झंझट करता है, रास्ता में आता जाता है तो झगड़ा झंझट करने लगता है, इसीलिए आप उसको मना किया? हाँ, कि तुम हमरे यहाँ मत आ। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामला पैसों के लेन देन का है। भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नीलम देवी का परिवार मोहम्मद शकील और उसके परिवार को अच्छे से जानता था। नीलम ने बेटी की शादी के लिए मोहम्मद शकील से कुछ पैसे भी लिए थे। शकील अपने पैसे वापस मांग रहा था, इसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। चूंकि महिला ने मोहम्मद शकील को बेइज्जत कर दिया, शकील ने इसका बदला नीलम की जान लेकर लिया। महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था। और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए, और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और उस अस्पताल में ही इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है, दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। प्रथम दृष्टया वो यही बता रहे हैं कि विवाद पहले से रहा है और पैसे को लेकर ही विवाद का मुख्य कारण आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने नीलम क्रूर हत्या को बिहार में तार तार होती कानून व्यवस्था का सबूत बताया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में धर्म के आधार पर हत्या हो रही है, महिलाओं को काटा जा रहा है। अब इससे ज्यादा खराब हालत और क्या हो सकते हैं। जो काम सीमावर्ती क्षेत्र में होता था वो अब बिहार के मध्य क्षेत्र तक पहुंच गया है, और खुलकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर जो अपराधियों को संरक्षित किया जाएगा तो समाज में अराजकता, अशांति का स्वरूप के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। उनको जवाब देना होगा। घटना के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं की। जब हमारा प्रोग्राम बना तो कल गिरफ्तारी हुआ, और हर जगह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो खाना पूर्ति के लिए वो गिरफ्तारी करते हैं, और केस को इतना हल्का किया जाता है साक्ष्य अभाव के नाम पर कि अपराधी जाते हैं और फिर बड़े अपराध के मनोबल बना के आ जाते हैं। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, हत्या की वजह के बारे में बता दिया है, फिर भी बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। भागलपुर की घटना को बीजेपी सांप्रदायिक रंग देना चाहती है, और इसके सिवा बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। भागलपुर की घटना दुखद है। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपी पकड़े गए हैं, और जिस तरह से बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देना चाह रही है, इसमें वो सफल नहीं होगी। ये बिहार की धरती है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में सभी लोग आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, शांति, सद्भाव, सद्भावना के साथ रहना चाहते हैं।
इसलिए बीजेपी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कोई भी अपराधी पाताल में भी होगा, उसे खोजकर चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, सजा दी जाएगी। ये सही है कि पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, हत्या की वजह भी बता दी है, लेकिन सरेआम इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत कब होती है? जब अपराधियों के मन में कानून का खौफ ना हो। इसलिए नीतीश कुमार को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे अपराधी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। नीतीश चाहें तो अपने पड़ोसी राज्य में योगी आदित्यनाथ से सलाह ले सकते हैं, उनके काम से सीख सकते हैं, क्योंकि यूपी में योगी ने अपराधियों के मन में इतना खौफ, इतना डर भर दिया है कि गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं कि हमें माफ कर दो। अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। इस वक्त सबके मन में सवाल है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, कौन जीतेगा। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी आराम से सरकार बनाएगी, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल कहते हैं कि हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जीत का मार्जिन कम होगा। पिछली बार की तुलना में सीटों की संख्या घटेगी। लेकिन कांग्रेस हार मानने को कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता आज भी दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, इसलिए कांग्रेस के नेता अब ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ईवीएम में सेंध लग सकती है, जनादेश चोरी हो सकता है। राजकोट में तो कांग्रेस ने ईवीएम पर नजर रखने के लिए अपना अलग सुरक्षा दस्ता तैनात किया है। राजकोट में कांग्रेस ने ईवीएम की निगरानी के लिए जीप माउंटेड सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लैस कांग्रेस की जीप स्ट्रांग रूम के आसपास तैनात है, जहां पर केंद्रीय बलों की सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। इसी तरह वलसाड़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खुद भी वहां डटे हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई है। वलसाड़ की धर्मपुर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट किशन पटेल, वलसाड़ सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजू मर्चा वलसाड़ के इंजीनियर कॉलेज के बाहर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने काउंटिंग सेंटर्स के बाहर एक टेम्पररी शेड बना लिया है और अपने समर्थकों के साथ वहीं डेरा डाल दिया है। अगले 2 दिन तक दोनों ही विपक्षी दलों के उम्मीदवार ईवीएम सेंटर्स पर डटे रहेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार टेंशन में हैं, लेकिन बीजेपी के नेता पूरी तरह विश्वस्त, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा यकीन है। गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने आज फिर कहा कि बीजेपी इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। हर्ष सांघवी ने कहा, यह चुनाव गुजरात की जनता ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है। लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 से अब तक गुजरात में इतना काम किया है कि किसी और पार्टी को मौका देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे मोदी जी 2002 से यही गुजरात के हर एक कोने के विकास के लिए उन्होंने संघर्ष और साहस किया है, और ये संघर्ष और साहस की यात्रा में गुजरात की जनता हमेशा मोदी जी के साथ रही है। जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, गाँव में बिजली, समय सर बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले। पहले ऐसा दिन हुआ करता कि कभी कभी बिजली आए तो लोगों को लगता था दिवाली आई घर में। उस प्रकार की हालत थी मेरे गुजरात की। आज हर एक गांव में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया गया, हर गांव में जल पहुंचाया गया, हर गांव में रोड पहुंचाए गए, हर घरों में मोदी जी ने गुजरात के कम से कम 1.5 करोड़ घरों में आयुष्मान भारत के कार्ड पहुंचाए। लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास है और ये संबंध है। हम गुजरात की धरती के लिए और खास तौर पे गुजरात को देश में विकास के मॉडल पे प्रस्तुत करते। आज देख सकते हो आपके गुजरात देश भर के युवा जो अपने परिवार के लिए सपने देखते हैं, वो सपने को पूरा करने के लिए गुजरात की धरती रोजगारी देती है। ये रोजगारी देने वाली धरती है और गुजरात की जनता सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ती है। मोदी जी ने गुजरात को एक अलग मोड़ पे ले आए हैं और उससे भी झड़प से और आगे बढ़ाने के लिए गुजरात की जनता अब तैयार हो चुकी है।
सारे एग्जिट पोल्स का दावा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 2/3 सीटें, जबकि कांग्रेस की हालत पहले के मुकाबले खराब होगी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया कि 8 दिसंबर को सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था और इसका असर नतीजों में दिखाई देगा। आप बताइए, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, कानून और व्यवस्था क्यों टूट चुकी है, ये उसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने केंद्रीय कार्यालय बंद करके यहां आ गए और प्रधानमंत्री खुद आ गए। ये तो कितना डर लगा होगा, कितने बौखला गई होगी भाजपा कि प्रधानमंत्री पूरा अपना दफ्तर बंद करके देश चलाना छोड़ के यहां आ गए। जब मैं ये कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसी समय मैंने ये भी कहा था कि जनता खुल के मीडिया के सामने या रिपोर्टर जर्नलिस्ट के सामने आकर ये नहीं बोलेगी कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कि मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ का पहले से ही डरावना माहौल है और ये माहौल में वो सच्चाई नहीं बताएंगे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। तो जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल मैं उसको भरोसेमंद जो नहीं बताता, उसकी सिस्टम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सैंपल है जिसके आधार पर ये उन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, वो सैंपल ने सही इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के सामने देने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारी मात्रा में लोग अपनी बात छिपाते हैं, इसकी वजह से मैं उसको मानता नहीं हूं। आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस दफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, हम मेजोरिटी सीट लाएंगे। हालांकि बीजेपी के लीडर हर्ष सांघवी ने कहा कि 27 साल बाद भी गुजरात की जनता यह नहीं भूली है कि कांग्रेस का राज कैसा था, कितनी परेशानियां थी, इसलिए गुजरात फिर से कांग्रेस पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। 27 साल के बाद भी 27 साल पहले भी आप देखो तो गुजरात को इसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया। कांग्रेस सालों से इसी प्रकार से चुनाव लड़ती आई है, कभी गुजरात को बदनाम करना, कभी गुजरात की धरती को बदनाम करना, और कभी कभी कुछ ना सेट हो पाए तो गुजरात के लोगों को भी बदनाम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लोगों के बीच में से विश्वास खो लिया है और उसके कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ में मिलकर गुजरात को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को एग्जिट पोल पसंद नहीं आए, बीजेपी एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल को देखकर खुश है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी गुजरात में 10% वोट हासिल कर सकती है और उसे सिर्फ 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो एग्जिट पोल देखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर पहली बार चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों तक। अहमदाबाद से इस वक्त निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। निर्णय गुजरात के सबसे अनुभवी पत्रकारों में से एक हैं, गुजरात की नस नस को जानते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं और गुजरात के इलेक्शन के दौरान पूरे गुजरात में घूमे हैं। तो निर्णय, आपके इस अनुभव का फायदा आज मैं उठाना चाहता हूं। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, अब सिर्फ सवाल यह है कि कितनी सीटें जीतेगी, 120, 130 या 150, जीत का मार्जिन क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए जी, जो बीजेपी का मैं समझ रहा हूँ जीत का जो एक तरह से जो साइज होगा जीत का बीजेपी का, मुझे वो लग रहा है करीब 120 के आसपास सीटें बीजेपी ला सकती है। जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न है
जिस प्रकार का मतदान दोनों चरणों में देखा, उसके आधार पे मैं ये समझ पा रहा हूँ बीजेपी 120 सीटें ला सकती है, प्लस माइनस 5 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। ये 150 वाला वोटिंग नहीं दिख रहा है। ये हो सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊं बीजेपी की एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे देखने में आई, टिकट बंटवारे के बाद हमने देखा कि काफी बड़े पैमाने पर इस बार पहली बार हमने देखा कि आंतरिक रोष बहुत था बीजेपी में, और बहुत सारे रेबल कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। करीब 19 लोगों को तो पार्टी ने सस्पेंड किया है दोनों चरणों में मिला करके, जिन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। यदि अगर, और उसके अलावा और कई जगह पर रोष था जहां लोग निष्क्रिय हो गए। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी का टैली मुझे लगता है 140 के ऊपर भी जा सकता था। ये जो सीटें मैं कम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेबल्स की वजह से बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ। बाकी काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया था, और आम आदमी पार्टी के जो वोट आ रहे हैं करीब 10 से 12% के आसपास लग रहा है मुझे आम आदमी पार्टी लेगी वोट। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर कैंडिडेट के सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ी नहीं हुई होती तो शायद ये सीटें जो हैं ये एक रिकॉर्ड विक्ट्री बीजेपी हासिल कर सकती थी, 140 के ऊपर भी जा सकती थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अब तक की जानकारी हमारे पास आ रही है, उसके बेसिस पर जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं, मुझे लग रहा है करीब 60 से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी इस बार, और ये हमें रिजल्ट्स में पता भी चलेगा, जिनका विक्ट्री मार्जिन जो है वो 5000 से कम रहेगा। यानी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में लड़ी गई हैं काफी सीटें, और वो फिर कहीं भी स्विंग कर सकती हैं। इसलिए उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसने एक्चुअली सबको कंफ्यूज कर दिया है। भले पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी दावे करती हों, लेकिन मतदान ने स्थिति को थोड़ा अस्पष्ट कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पे, माफ कीजिएगा, 14 सीटें ऐसी हैं जिन पे 10% से कम वोटिंग, 10% से भी ज्यादा वोटिंग कम हुआ है, और करीब 74 सीटें ऐसी हैं जिन पर 5% से भी ज्यादा वोटिंग कम हुआ है। तो ये जो वोटिंग कम हुआ है, अगर इसको आप आंकड़ों की स्थिति में देखेंगे तो क्योंकि हर चुनाव में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल टर्म्स में बहुत ज्यादा नंबर में फर्क नहीं है, लेकिन वोटर्स का जो पैटर्न है वो बदल सकता है, और उसके बेसिस पे यहाँ के जो परिणाम है वो भी बदल सकते हैं। इसके बेसिस पे हम इनफैक्ट ये जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ ये है। और दूसरा, जब मैंने घूमना शुरू किया गुजरात में, तब मैंने देखा कि कांग्रेस भले ही निष्क्रिय दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का वोटर जो है, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है, वो काफी सक्रिय दिख रहा था जहां जहां भी हम गए। और उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस को हम पूरी तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी होती तो एक अच्छी फाइट भी दे सकती थी कांग्रेस यहाँ पे, लेकिन अब जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से और जिस प्रकार से कांग्रेस लड़ी है, ऐसा लग रहा है कि 50 सीटों के आसपास आके अटकेगी। जो आप अभी बता रहे थे कि उसे करीब 30 सीटों का नुकसान होगा, तो पिछली बार की 77 सीटें अगर देखें तो करीब 27-28 सीटों का कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी, चाहे इस वक्त कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट कर सकती है, जैसे डेडियापाड़ा की सीट है, या फिर वराछा की सीट है, बोटाद की सीट है, धारी की सीट है, विसावदर की सीट है, गारियाधार की सीट है। ये कुछ सीट ऐसी हैं जिसपे डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस को वॉच करना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि इसका कारण आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके बलबूते पे शायद ये सीटें जीते, और क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं, तो वो सीटें हो सकता है आम आदमी पार्टी के खाते में जाएं। रजत जी, निर्णय तो जो आंकड़े आपने बताए, जो फिगर्स आपने बताए लो पोलिंग के, और आपका जो अनुभव है, इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है। आपने जो कहा कि नतीजे इसके आसपास ही आएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगभग इसी तरह के नतीजे आएंगे, और जो सारे एग्जिट पोल्स हैं वो भी यही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय कपूर। एग्जिट पोल्स गुजरात की तरह हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत भी दिए हैं, लेकिन हिमाचल में मैं कहूंगा कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। एग्जिट पोल के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की जीत तय है। अगर कोई कांटे का मुकाबला कह रहा है तो यह अच्छी बात है। बिना मुकाबले के जीत हासिल करना बहुत फीका होता है। कांग्रेस को भी हिमाचल में जीत की उम्मीद है। पवन कुमार बंसल ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं होते, उन्हें यकीन है जब नतीजे आएंगे तो जीत कांग्रेस की होगी।
मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी, ये तो लगभग तय है। सारे एग्जिट पोल्स की राय एक जैसी है। बस तय ये होना है कि बीजेपी की जीत 120 सीटों पर होगी जैसा निर्णय कपूर कह रहे थे, या बीजेपी की सीटें 150 के पार हो जाएंगी जैसा बीजेपी का दावा है। तय यह होना है कि केजरीवाल की पार्टी को कितने % वोट मिलेंगे और उसके कितने उम्मीदवार जीतेंगे। गुजरात में बीजेपी की जीत होगी तो सबसे ज्यादा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, अपनी रैलियों से पूरे गुजरात को कवर किया है। उनकी मेहनत की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने 4 घंटे तक खड़े होकर 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गुजरात के लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया, लेकिन आखिर के दिनों में जीत की रणनीति बनाने में, ग्राउंड लेवल पर पार्टी को एक्टिव करने में अमित शाह ने बड़ा रोल प्ले किया। लोगों को बूथ तक लाने में, बगावत करने वालों को समझाने में अमित शाह ने बड़ी भूमिका अदा की। गुजरात में बीजेपी की जीत की एक और बड़ी वजह है वहां का संगठन। गुजरात में बीजेपी के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टी के वर्कर। ये कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन है, मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। मोदी ने 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के संगठन को इस कदर मजबूत किया, जब उन्होंने एक झटके में मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बदल दिया तो भी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ने चू तक नहीं की। और आज लोग कहते हैं कि बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा। मोदी ने मेहनत तो हिमाचल में भी की थी। चुनाव के दौरान हिमाचल के 5 दौरे किए। वो हिमाचल में भी संगठन को खड़ा करने का काम एक जमाने में कर चुके हैं, पर हिमाचल में बीजेपी के बगावती उम्मीदवारों को रोका नहीं जा सका। हिमाचल में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के चक्कर में लगे रहे, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहे। यही वजह है कि हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। एक दो एग्जिट पोल ने कहा कि कांग्रेस यहां जीत भी सकती है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स का कहना है कि बीजेपी जीत तो जाएगी पर मुश्किल से जीतेगी। असल में जब ऐसा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल, मार्जिन ऑफ एरर काफी ज्यादा रहता है। कोई भी साफ साफ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। इसी तरह की स्थिति यूपी के बाई इलेक्शन में दिखाई दे रही है, जहां बराबर की टक्कर है, लेकिन ये जंग समाजवादी पार्टी के गढ़ में लड़ी जा रही है, इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर सदर के असेंबली सीट के बाई इलेक्शन के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आएंगे। अखिलेश के सामने मैनपुरी का किला बचाने की चुनौती है। इस सीट से अखिलेश की वाइफ डिंपल यादव मैदान में है। अखिलेश यादव हर छोटी बड़ी चीज पर खुद नजर बनाए हुए हैं। मैनपुरी में कल वोटिंग खत्म होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वो वोटिंग खत्म होने के बाद घर न जाएं, उन गाड़ियों का पीछा करें जिनसे ईवीएम को स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट करके आरोप लगाया कि मैनपुरी में कुछ ईवीएम को अनजान जगहों पर ले जाया गया है। चुनाव में धांधली हो रही है। कल शाम से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन जगहों की निगरानी कर रहे हैं जहां ईवीएम को रखा गया है। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव कितने टेंशन में हैं, इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जसवंत नगर असेंबली सेगमेंट की ईवीएम इटावा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी गई है। यहां पर ईवीएम की निगरानी अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष अभिषेक यादव को सौंपी है। अभिषेक यादव ने ईवीएम पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाया हुआ है। एक शिफ्ट के बाद जब दूसरी टीम आ जाती है तब वो लोग जाते हैं। अभिषेक यादव ने कहा कि वो ईवीएम को नहीं, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की निगरानी कर रहे हैं। और मजे की बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता जिस ईवीएम की आज सुरक्षा कर रहे हैं, अगर चुनाव नतीजे खिलाफ आए तो इसी ईवीएम को गाली देंगे, कहेंगे ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हुई। जहां तक अखिलेश यादव की टेंशन का सवाल है तो अखिलेश यादव की चिंता जायज है, क्योंकि मैनपुरी का नतीजा अखिलेश के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर सकता है। असेंबली इलेक्शन और बाई इलेक्शन के रिजल्ट तो परसों आएंगे, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव का नतीजा कल आ जाएगा।
कल दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली जनता ने कॉरपोरेशन के लिए किस पर भरोसा किया। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे आम आदमी की पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। एमसीडी के इलेक्शन में केजरीवाल की बम्पर जीत का अनुमान है। एग्जिट पोल्स में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 में से 145 से 170 तक सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 181 और आम आदमी पार्टी को महज 48 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों से केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता उत्साहित हैं। मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके ऊपर कई इल्जाम लगाए, वीडियो जारी किए, स्टिंग ऑपरेशन किए, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी के सारे आरोप गलत साबित कर दिए। आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे दी। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। मनीष सिसोदिया के दावों का जवाब बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। सिरसा ने कहा कि एमसीडी के चुनाव के नतीजों से घोटालों के केसेस पर कोई असर नहीं होगा। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों जेल जाएंगे। अभी ये एग्जिट पोल है और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने करप्शन के ऊपर मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन के दोषों को खारिज कर दिया, ये गलत है। और ऐसा मान भी अगर लिया जाए, इसको रिजल्ट भी मान लिया जाए, तो भी अगर तुम झूठ बोलकर या ये कहकर के ऊपर हमारी सरकार है, दिल्ली में नीचे भी हमें वोट दो, आप वोट तो ले सकते हो, लेकिन ये फैसला कोर्ट में होना है, सबूतों के आधार पर होना है। और अगर इसी तरह मैंडेट के साथ फैसले होते हों तो फिर तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को मैंडेट मिला था, उसके बावजूद उनको सजा हुई, क्योंकि सजा सबूतों के आधार पर होती है। अभी आपने देखा जो शिवसेना के मंत्री थे वो जेल में हैं, वहां के गृह मंत्री जेल में हैं, अभी भी आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई थी, वहां के और मंत्री भी जेल में हैं, लेकिन करप्शन में सबूतों के आधार पर जेल पर हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंडेट बनकर वो मंत्री बन गए, मैंडेट बनकर उनको वोट मिल गई। वोट मिलना अलग बात हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल जी जिनको क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं आज ये दावे से कहता हूं, क्योंकि मैंने वो केस को बड़े नजदीकी से देखा है, ये सारा शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया को लंबी सजा होगी। अरविंद केजरीवाल देश में सबसे ज्यादा लंबा जेल में रहने वाले राजनेता होंगे और सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं होगी, इस केस में उनको भी सजा होगी। ये सच है, क्योंकि मैंने वो सारे सबूत भी देखे हैं और करप्शन में जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन लोगों के नाम और सबूत सबके सामने हैं। सिरसा की बात सही है कि मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इनके केसेस का फैसला तो कानून करेगा, अदालत में सबूतों के आधार पर होगा। लेकिन यह सही है अगर एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल की बम्पर जीत होती है, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो जनता की अदालत में बीजेपी की बड़ी हार होगी, केजरीवाल की बड़ी जीत होगी। हकीकत यह है कि जब से केजरीवाल मैदान में आए हैं तब से बीजेपी दिल्ली में उनका मुकाबला नहीं कर पाई। सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारी सीटें जीतती है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके काम पर। लेकिन असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल भारी पड़ते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी के पास दिल्ली में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो केजरीवाल को चैलेंज कर सके, केजरीवाल की सियासी चालों का जवाब दे सके। एमसीडी के नतीजों से दिल्ली के जनता का सियासी मूड पता चलेगा और इंडिया टीवी ने एमसीडी की एक एक सीट का रिजल्ट सबसे तेजी से आप तक पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारे रिपोर्टर्स की टीमें दिल्ली के काउंटिंग सेंटर्स पर तैनात होंगी
नतीजों का एनालाइज करने के लिए स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी होगा। सुबह 6 बजे से हमारी ये स्पेशल कवरेज शुरू हो जाएगी, तो इंडिया टीवी पर आप जरूर देखिए क्या होगा दिल्ली का फैसला कल सुबह 6 बजे से। इस वक्त महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर जबरदस्त टेंशन बनी हुई है। कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र के नंबर वाली गाड़ियों को रोककर उन पर पथराव किया गया। असल में कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन ने बेलगावी में सीमा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक में जो हुआ उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। पुणे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की गाड़ियों को रोका, नारेबाजी की। हंगामे के बाद सियासत भी शुरू हो गई। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा, अगर 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमले नहीं रुके तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी। आज बात बढ़ी तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दोनों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर बात की। बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र सरकार को भरोसा दिलाया कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाली गाड़ियों को सरकार सुरक्षा देगी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों से भी शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। पहली बात तो यह है कि मैंने स्वयं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से बात की है और मैंने उनको ये कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं होना ठीक नहीं है। अपने देश में हमारा संविधान ये किसी भी राज्य में किसी को भी आने जाने की, वहाँ रहने की, वहाँ नौकरी करने की इजाज़त देता है। तो अगर महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमला हो रहा है तो ये गलत बात है। मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वे स्वयं इसकी ओर ध्यान देंगे, इस पर एक्शन लेंगे और ऐसी वारदातें न हो ये वो देखेंगे। ये सारे मसले को मैं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी ले जाने वाला हूँ, उनको भी इस बारे में अवगत कराने वाला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मसले पर कोई हिंसा हो ये ठीक भी नहीं है। महाराष्ट्र में भी मैंने लोगों को ये कहा है कि एक्शन पर रिएक्शन देना ये ठीक नहीं है। उधर गाड़ियाँ फोड़ी गई तो हम यहाँ पर गाड़ियाँ रोकेंगे, ये भी सही नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र तो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र गुंडागर्दी के लिए नहीं जाना जाता। तो महाराष्ट्र कानून व्यवस्था रखेगा, लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटक की जिम्मेदारी है, वहाँ के शासन की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत व्यवहार महाराष्ट्र के लोगों के साथ न हो। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस विवाद के लिए महाराष्ट्र को जिम्मेदार बताया। बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला आने से पहले इसे सियासी इशू बनाया जा रहा है। लंबे अरसे से महाराष्ट्र वाले इसे विवाद बनाते आ रहे हैं। कर्नाटक ने कभी इसे मसला नहीं बनाया। अब दोनों ओर से प्रतिक्रिया हो रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इस बात को लेकर जनता के बीच कोई मतभेद नहीं है। शांति को बिगाड़ने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम संविधान और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इसीलिए हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे अनुकूल होगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट काफी पुराना है। आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र बेलगावी, खानापुर, निप्पाणी, नंदगढ़ और कारावार समेत 814 गांवों पर अपना दावा करता आया है, क्योंकि इन गांवों में रहने वाले लोग मराठी भाषी हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई हैं, विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अदालत फैसले में देर तो लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सबसे अच्छा मौका है 60 साल इस पुराने विवाद को बैठकर सुलझाया जाए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमने सामने बैठना चाहिए
और इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में आरोप तय हो गए। लखीमपुर कोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के केस में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों पर दफा 302 और दफा 307 के तहत केस दर्ज किया गया और इसके अलावा सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप भी तय हुए। अब सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। 3 अक्टूबर 2021 को जब लखीमपुर खीरी में किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान टेनी के बेटे आशीष ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।